नमस्कार साथियों, अल्फा एकेडमी बाड़मेर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। करंट अफेयर की श्रृंखला में आज पुनः मैं आपके समक्ष हाजिर हुआ हूं। उम्मीद करता हूं कि आने वाली परीक्षा में आपके लिए ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी। तो आओ शुरुआत करते हैं। यदि आपने अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सभी सब्सक्राइब कर लो और थोड़ा आपके पास में शेयर भी कर लो ताकि मेरा मोटिवेशन है, मनोबल है, बढ़ता रहे। धन्यवाद। आओ शुरुआत करते हैं। यहाँ पर लिखा है देश का पहला राजकीय कन्या सैनिक विद्यालय एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर लिखा है देश का पहला मतलब भारत का पहला है आपके पास में राजकीय कन्या सैनिक विद्यालय। इसका मतलब बालिकाओं के लिए आपके पास में सैनिक विद्यालय खुल रहा है और ये भी आपके पास में देश का पहला है और राजस्थान के अंदर बन रहा है। इसका मतलब एग्जाम की दृष्टिकोण से और महत्वपूर्ण हो जाता है। तो यदि आपके एग्जाम में पूछा जाए कि देश का पहला राजकीय सैनिक विद्यालय है, ये कहाँ पर खुला है, तो क्यों चर्चा में है, ध्यान रखना। ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि आपके पास में देश का पहला है प्लस राजस्थान के अंदर बन रहा है, तो आपके पास में चर्चा में है। तो ध्यान रखना, भारत का पहला राजकीय बालिका सैनिक कन्या विद्यालय आपके पास में कहाँ खुल रहा है, आपको नाम याद रखना है, जयमल बीकानेर। आपको एग्जाम में नाम याद रखना सीधा, जयमल सर। जयमल सर कहाँ पर है आपके पास में, बीकानेर। बीकानेर, ठीक है। और बीकानेर कहाँ पर है, अपने राजस्थान के अंदर। एग्जाम की दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है आपके पास में स्थान कहाँ खुल रहा है, जयमल सर बीकानेर के अंदर राजस्थान में आपके पास में स्थापित होगा। और इसका आपके पास में जो शुभारंभ किया है ये आपके पास में 11 जुलाई 2025 को केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री आपके पास में अर्जुन राम जी मेघवाल साहब है और साथ में अपने कौन है भाई, शिक्षा मंत्री है मदन जी दिलावर। इन्होंने क्या किया है, लोकार्पण किया है। तो यदि एग्जाम में पूछा जाए कि देश का पहला राजकीय सैनिक जो आपके पास में सैनिक विद्यालय है कन्या कहाँ पर आपके पास में खोला गया है यार, किसका लोकार्पण कब हुआ है, तो लोकार्पण 11 जुलाई 2025 को हुआ है। लोकार्पण की डेट से ज़्यादा महत्वपूर्ण आपके पास में क्या रहेगा, स्थान रहेगा। स्थान को आप याद कर लेना, जयमल सर बीकानेर। एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला फैक्ट आपके पास में है बर्तन बैंक, वापस इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। बर्तन बैंक योजना है, ये चर्चा में क्यों है। यदि एग्जाम में पूछा जाए कि बर्तन बैंक है ये योजना चर्चा में क्यों है, तो ध्यान रखना इसका चर्चा का कारण है कि जो राज्य का बजट है 2025-26, तो राज्य का बजट है आपके पास में 2025-26, 2025-26 में इसकी घोषणा की है बर्तन बैंक की। और आपके पास में जो पहला बर्तन बैंक है आपके पास में कहाँ पर खोला गया है, तो आपको नाम याद रखना है, खैराबाद जो आपके पास में है, खैराबाद पंचायत समिति आपके पास में, पंचायत समिति। और ये आपके पास में पंचायत समिति कहाँ पर है, तो रामगढ़ कोटा के अंदर। ध्यान रखना, स्थान सीधा पूछा जा सकता है कि राजस्थान का पहला बर्तन बैंक कहाँ पर खोला गया है, तो आपको नाम याद रखना है। एग्जाम की दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना। तो आपको नाम याद रखना है, खैराबाद पंचायत समिति आपके पास में है, कहाँ पर, कोटा के अंदर। अब आपको ध्यान रखना है इसका जो पहला चरण है, यदि पूछा जाए कि पहले चरण में कितनी ग्राम पंचायतें शामिल है, तो पहला जो आपके पास में है चरण, इसमें आपके पास में 1000 क्या है, आपके पास में ग्राम पंचायतें शामिल है। 1000 ग्राम पंचायतों का टारगेट रखा है पहले चरण के अंदर। और आपको ध्यान रखना 1 लाख रुपए के स्टील के बर्तन उपलब्ध करा रहे हैं आपके पास में। तो यहाँ पर 1 लाख रुपए का स्टील का बर्तन है ये उपलब्ध करवाया जा रहा है। और आपके पास में जो टारगेट रखा है पहले चरण में, ये आपके पास में 1000 ग्राम पंचायतों का रखा है। तो यहाँ से अभी तक 2 प्रश्न बन सकते हैं। पहला प्रश्न है कि राजस्थान में बर्तन जो बैंक योजना है इसका प्रारंभ कहाँ से हुआ है, कहाँ कौन से स्थान से हुआ है, पहला बैंक कहाँ पर स्थापित हुआ है, तो खैराबाद पंचायत समिति कहाँ पर है, कोटा के अंदर। दूसरा पूछा जा सकता है कि पहले चरण के अंदर कितनी ग्राम पंचायतों का आपके पास में टारगेट रखा है, तो आपको ध्यान रखना है 1000 ग्राम पंचायतों का। और इसमें 1 लाख रुपए तक के क्या है, स्टील के बर्तन उपलब्ध करवाए जाते हैं। इसके बाद में पूछा जा सकता है कि जो आपके पास में एमएलए होते हैं इनका जो फंड होता है एमएलए एलएडी फंड, जो आपके पास में एमएलए का फंड होता है उसमें से आपके पास में विधायक अपने विकास कोष से एक पंचायत को 1 लाख रुपए की अनुशंसा कर सकते हैं।
जो एमएलए का जो फंड होता है, एमएलए फंड होता है, इससे वो 1 लाख रुपए तक के आपके पास में क्या कर सकते हैं, अनुशंसा कर सकते हैं रुपयों की बर्तन के लिए। इसके बाद में बर्तन बैंक जो योजना है, इसमें अगला है इनका उद्देश्य क्या है। ये बर्तन बैंक योजना क्यों चालू की गई, इसका कारण क्या है, तो ध्यान रखना, ग्रामीण क्षेत्रों में प्लास्टिक और डिस्पोजल के उपयोग को कम करना और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ाना। अब आपके पास में ये जो बर्तन बैंक है क्यों लागू किया, इसकी योजना क्यों लानी पड़ी, तो ध्यान रखना, एक तो आपके पास में ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर प्लास्टिक और डिस्पोजल जो आपके पास में है इनकी उपयोग को कम करना और आपके पास में क्या करना, पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना। इसके बाद में आपके पास में है इसकी संरचना क्या रहेगी, तो आपके पास में ध्यान रखना, प्रति पंचायत आपके पास में 400 बर्तन आपके पास में होंगे। एक बर्तन के अंदर आपके पास में जो बर्तन का सेट होगा उसमें 6 बर्तन होंगे और किराया आपके पास में 3 रुपये प्रति बर्तन रहेगा। तो ये एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वापस ध्यान देना, यहाँ से 2 प्रश्न बनने की ज़्यादा संभावना है। हो सकता है यदि कथन कारण में बनता है तो और आपके पास में बड़ा हो जाएगा प्रश्न, सीधा पूछा जाएगा, तो पूछा जाएगा कि बर्तन बैंक योजना का प्रारंभ कहाँ से हुआ। तो आपको ध्यान रखना है, खैराबाद पंचायत समिति, रामगंज मंडी कहाँ पर है, कोटा के अंदर। और यहाँ पर आपके टारगेट रखा है दो, आपके पास में शुरुआत में 1000 ग्राम पंचायतों को रखा है और 1 लाख रुपए का क्या है, बर्तन उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है आपके पास में बर्तन बैंक योजना के बाद में अगला बिंदु है आपके पास में संत कबीर शोध संस्थान। यदि एग्जाम में पूछा जाए कि संत कबीर शोध संस्थान केंद्र कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, तो आपको नाम याद रखना है कि प्रदेश का पहला, इंपॉर्टेंट क्यों है, इंपॉर्टेंट इसलिए है कि देश का नहीं, अपने जो प्रदेश है राजस्थान, राजस्थान का क्या है, पहला है, प्रदेश का पहला आपके पास में जो कबीर शोध संस्थान है, तो एग्जाम की दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है। संत कबीर शोध संस्थान केंद्र आपके पास में कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, आपको ध्यान रखना है कोटा के अंदर। यदि पूछा जाए संत कबीर शोध संस्थान केंद्र, तो ध्यान रखना कबीर के अंदर क्या आ रहा है, क आ रहा है, कबीर के अंदर क आ रहा है, तो आपको याद रखना है कोटा के अंदर। तो कबीर कहाँ पर है, कोटा के अंदर। अब यदि पूछा जाए एग्जाम में कि संत कबीर शोध संस्थान कहाँ पर है, तो आपको ध्यान रखना है कोटा के अंदर आपके पास में स्थापित किया जाएगा। कबीर में भी क और कोटा में भी क, तो आपके पास में याद करने का तरीका भी आपको साथ में बता दिया है। तो आपको सीधा याद रखना है कि संत कबीर शोध संस्थान के अंदर कहाँ पर है, कोटा के अंदर है। एग्जाम की दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण फैक्ट है आपके पास में। अगला है आपके पास में पहला स्काउट गाइड एडवेंचर पार्क। यदि एग्जाम में पूछा जाए कि पहला स्काउट गाइड एडवेंचर पार्क कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, तो आपको ध्यान रखना है ये प्रदेश का पहला है। कोई भी चीज़ पहली है तो एग्जाम की दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि प्रदेश का पहला आपके पास में स्काउट गाइड एडवेंचर पार्क है, ये श्री गंगानगर के अंदर खोला जाएगा, श्री गंगानगर। ध्यान रखना, यदि एग्जाम में पूछा जाए कि पहला स्काउट गाइड एडवेंचर पार्क कहाँ पर खोला जाएगा, तो श्रीनगर, तो श्री गंगानगर है उसके अंदर खोला जाएगा। अब अगला आपके पास में फैक्ट है शेरगढ़ ब्लॉक जोधपुर। अब ये आपको ध्यान रखना है कि शेरगढ़ ब्लॉक जोधपुर है, ये चर्चा में क्यों आया, ऐसा शेरगढ़ में क्या हुआ कि चर्चा का विषय बना हुआ है। तो ध्यान रखना कि ये चर्चा में क्यों है, इस चर्चा का क्या कारण है। तो ध्यान रखना शेरगढ़ जो ब्लॉक है आपके पास में जोधपुर ने, शेरगढ़ ब्लॉक जोधपुर ने क्या किया है, नीति आयोग के आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम, जो नीति आयोग है अपना, उसका जो आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम है, यहां पर मैं लिख देता हूं आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम। आकांक्षी ब्लॉक जो कार्यक्रम है अपना, उस कार्यक्रम के अंदर पश्चिमी भारत, कौन सा भारत, पश्चिमी भारत, पश्चिमी जो भारत है उसमें आपके पास में पहली रैंक हासिल की है। यदि एग्जाम में पूछा जाए कि नीति आयोग के आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम में पश्चिमी भारत में
पहली रैंक किसने हासिल की है, तो आपको नाम याद करना है शेरगढ़। शेरगढ़ ब्लॉक। ये शेरगढ़ ब्लॉक कहाँ पर है, तो ध्यान रखना जोधपुर के अंदर है। तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है, क्योंकि नीति आयोग काफी इंपॉर्टेंट है। नीति आयोग का जो आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम है उसमें पश्चिमी भारत के अंदर जो आपकी पहली रैंक हासिल की है, ये आपके पास में हासिल की है शेरगढ़ ब्लॉक। शेरगढ़ ब्लॉक कहाँ पर है, जोधपुर के अंदर है। तो आपको समझ में आया होगा कि शेरगढ़ ब्लॉक चर्चा में क्यों है। नीति आयोग के आकांक्षी कार्यक्रम है उसमें क्या है, पश्चिमी भारत में पहला स्थान हासिल किया है। एग्जाम की दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है। अगला फैक्ट आप चेक करो। अगला फैक्ट आपके पास में राजस्थान का पहला देवनारायण कॉरिडोर। अगला है आपके पास में राजस्थान का पहला भगवान देवनारायण कॉरिडोर। कौन सा है, देवनारायण कॉरिडोर। अब ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि जो देवनारायण जी है वो कौन से समुदाय के आराध्य देवता है, तो आपके पास में गुर्जर समुदाय है, उनके आराध्य देवता है। ये आपके पास में फैक्ट है। इसके बाद में कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। जो देवनारायण कॉरिडोर, देवनारायण जो कॉरिडोर आपके पास में है राजस्थान का पहला है आपके पास में, तो ये आपके पास में ध्यान रखना भीलवाड़ा के अंदर है। यदि एग्जाम में पूछा जाए कि राजस्थान का पहला भगवान देव नारायण कॉरिडोर कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, तो आपको सीधा याद रखना है भीलवाड़ा के अंदर। तो भीलवाड़ा के अंदर आपके पास में है, स्थापित किया जाएगा। और इसकी राशि स्वीकृत की है, ये आपके पास में है 48.73 करोड़। कितनी राशि स्वीकृत की है, 48.73 करोड़। और इसमें आपके पास में मालाश्री डूंगरी, साडू माता की बावड़ी, सवाई भोज मंदिर, कटगोठा और बरनागर, ये भी आपके पास में उस कॉरिडोर में शामिल होंगे। तो आपके पास यदि पूछा जाए राजस्थान का पहला भगवान देवनारायण कॉरिडोर कहाँ पर स्थापित किया है, तो आपको सीधा याद रखना है भीलवाड़ा के अंदर। और इसमें जो राशि स्वीकृत की है ये आपके पास में 48.73 करोड़ आपके पास में राशि की स्वीकृति दी है। और इसमें आपके पास में मालाश्री डूंगरी, साडू माता की बावड़ी, सवाई भोज मंदिर, कटगोठा और बरनागर क्या है, उस कॉरिडोर के अंदर शामिल होंगे। तो यदि पूछा जाए सीधा तो आपको नाम याद रखना भीलवाड़ा के अंदर। अगला आपके पास में है अमृत भारत स्टेशन। काफी इंपॉर्टेंट है कि अमृत भारत स्टेशन है, ये चर्चा में क्यों है। तो ध्यान रखना है अमृत भारत जो स्टेशन है इसका शिलान्यास कब किया है, तो आपके पास में शिलान्यास हुआ है 22 मई 2025। 22 मई 2025 को अपने जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र जी मोदी साहब, ये बीकानेर के अंदर आए थे। ध्यान रखना जो बीकानेर है अपना राजस्थान के अंदर, उसमें आए थे। वहां से इन्होंने 26,000 करोड़ की परियोजनाओं का क्या किया था, शिलान्यास किया था। टोटल जो परियोजना थी उसमें आपके पास में 26,000 करोड़ रुपए थे। और इसमें से आपको ध्यान रखना है जिसमें से 1100 जो आपके पास में 1100 करोड़ रुपए है, इसकी लागत से 103 रेलवे स्टेशन, 103 रेलवे स्टेशनों का क्या किया गया है, उद्घाटन किया गया है। तो अमृत भारत स्टेशन है, इसमें आपको ध्यान रखना है, डाटा आपको याद रखना है 103 रेलवे, 103 रेलवे स्टेशन, ठीक है। इसके लिए आपके पास में उद्घाटन किया है। और जो रेलवे स्टेशन है इनके लिए आपके पास में 1100 करोड़, 1100 करोड़ है, इसकी आपके पास में स्वीकृति दी है। टोटल जो परियोजना है उनमें अलग अलग परियोजना थी, उनमें आपके पास में 2600 करोड़ थे, जिसमें से 103 रेलवे स्टेशन के लिए आपके पास में 1100 जो करोड़ है रुपये खर्च किए हैं। अब राजस्थान के कितने स्टेशन शामिल है, एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट भी है कि आपके पास में अमृत भारत स्टेशन योजना में कौन सा स्टेशन शामिल है, कौन सा शामिल नहीं है। तो ध्यान रखना पहला आपके पास में देशनोक, जो अमृत भारत स्टेशन योजना है इसमें जो घोषणा की है इसमें पहला आपके पास में देशनोक इसमें शामिल है। देशनोक के बाद में आपके पास में गोगामेड़ी, तो देशनोक, देशनोक के बाद में अगला कौन सा है, गोगामेड़ी। गोगामेड़ी के बाद में आपके पास में बूंदी, बूंदी का स्टेशन है।
बूंदी के बाद में आपके पास में मांडलगढ़, मांडलगढ़ है, और मांडलगढ़ के बाद में आपके पास में गोविंदगढ़। तो अभी तक जो अपन ने पढ़े हैं इनमें आपके पास में देशनोक, गोगामेड़ी, बूंदी, मांडलगढ़ और गोविंदगढ़। इसके बाद में है मंडावर महुआ रोड, मंडावर महुआ रोड, और अगला आपके पास में फतेहपुर शेखावटी, फतेहपुर शेखावटी जो स्टेशन है वो, और अगला आपके पास में राजगढ़। तो यदि पूछा जाए एग्जाम में कि अमृत भारत स्टेशन योजना है, इसमें कुल कितने स्टेशनों का शिलान्यास किया है, तो आपको आंकड़ा याद करना है 103 रेलवे स्टेशन। इसमें से राजस्थान के कितने रेलवे स्टेशन शामिल है, तो राजस्थान के आपके पास में 8 स्टेशन शामिल है। राजस्थान के आपके पास में कितने 8 स्टेशन है, और राजस्थान के कौन कौन से नाम भी पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। तो पहला आपके पास में देशनोक, पहला आपके पास में देशनोक है। देशनोक के बाद में आपको याद करना है गोगामेड़ी, अगला बूंदी, अगला मांडलगढ़, अगला आपके पास में गोविंदगढ़, अगला है मंडावर महुआ रोड, फतेहपुर शेखावटी और राजगढ़। तो यहाँ से 2 प्रश्न बनने की संभावना है कि अमृत भारत स्टेशन है, ये 22 मई 2025 को शिलान्यास किया था नरेंद्र जी मोदी साहब ने, प्रधानमंत्री अपने, और कहाँ से किया है, बीकानेर से आपके पास में शिलान्यास किया है। यहाँ पर 103 रेलवे स्टेशनों के लिए आपके पास में क्या है, उद्घाटन किया है, जिसमें से राजस्थान के 8 स्टेशन शामिल है। एग्जाम की दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट भी है। अगला आपके पास में राजस्थान, राजस्थान का पहला स्काउट गाइड एडवेंचर पार्क, ये अपन ने पीछे पढ़ा भी था, इसमें अपन ने केवल स्थान ही देखा था, वहां पर श्री गंगानगर के अंदर है, और इसको 18 मई 2025 को अपने जो शिक्षा मंत्री है और पंचायती राज जो मंत्री है मदन जी दिलावर साहब है, इन्होंने क्या है, इनका उद्घाटन किया है। तो पहला स्काउट गाइड एडवेंचर पार्क आपके पास में कहाँ खोला गया है, श्री गंगानगर के अंदर खोला गया है। अगला आपके पास में काफी इंपॉर्टेंट है, आरएएस या एसआई है या फर्स्ट ग्रेड में है, इससे अच्छा प्रश्न बन सकता है, कथन पर आधारित प्रश्न भी बन सकता है। आपके पास में लिखा है हरित अरावली योजना। यदि पूछा जाए कि हरित अरावली योजना के संबंध में कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य है, क्योंकि इससे आपके पास में कथन कारण पर आधारित प्रश्न भी बन सकते हैं। तो इसकी घोषणा कब की हरित अरावली योजना की, तो आपको ध्यान रखना है कि अरावली ग्रीन वॉल परियोजना, जो आपके पास में अरावली ग्रीन वॉल परियोजना है, उसको गति देने के लिए बजट कौन से में, 2025-26 में। तो अपना जो बजट है 2025-26 उसमें हरित अरावली योजना की घोषणा की। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है 2025-26 में हरित अरावली परियोजना की घोषणा की है। और इसका जो लक्ष्य रखा है, जो लक्ष्य रखा गया है, ये लक्ष्य आपके पास में इंपॉर्टेंट है, यहाँ से फैक्ट आधारित प्रश्न आपके पास में पूछा जा सकता है। ध्यान रखना 2028-29 है। इसके लिए आपके पास में 2028-29 के लिए आपके पास में कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया है, तो लक्ष्य को निर्धारित किया गया है 2028-29 तक। और जो वनीकरण क्षेत्र है, ये आपके पास में आंकड़ा आपको ध्यान रखना है 148,859, आपको आंकड़ा याद रखना है 148,859 हेक्टेयर। ठीक है, हेक्टेयर के अंदर आपके पास में वनीकरण क्षेत्र आपके पास में निर्धारित किया गया है 28-29 तक कि इतना आपको वनीकरण करना है। और इसमें जो सर्वाधिक आपके पास में रखा गया हेक्टेयर, ये आपके पास में रखा गया उदयपुर के अंदर। उदयपुर में आपके पास में 184.95, मतलब 18,495 हेक्टेयर, ये आपके पास में सर्वाधिक है। सर्वाधिक कहाँ पर है, उदयपुर के अंदर। और इसके बाद में आपके पास में सबसे कम है, ये आपके पास में कहाँ पर है, दौसा के अंदर है। दौसा के अंदर है 2450 हेक्टेयर, और ये आपके पास में न्यूनतम है। और इस परियोजना के लिए आपके पास में 250 करोड़ रुपए का क्या है, बजट जारी किया गया है। तो एग्जाम की दृष्टिकोण से कथन आधारित प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि हरित अरावली परियोजना के संबंध में कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य है। तो यहाँ ध्यान रखना, हरित अरावली जो ग्रीन वॉल परियोजना है उसको गति देने के लिए बजट 2025-26 में आपके पास में हरित अरावली योजना की घोषणा की, और इसके अंदर 28-29 तक आपके पास में लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। और इसके लिए आपके पास में 148,859 है हेक्टेयर आपके पास में कुल वनीकरण क्षेत्र निर्धारित किया गया है, जिसमें सर्वाधिक आपके पास में उदयपुर के अंदर है आपके पास में 18,495,
और आपके पास में दौसा में सबसे कम है 2450 हेक्टेयर, और इसके लिए 250 है करोड़ रुपए की क्या है स्वीकृति भी दी गई है। काफी इंपॉर्टेंट है, कथन कारण प्रश्न पर पूछे जा सकते हैं। अगला आपके पास में है धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान। यदि एग्जाम में पूछा जाए धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान है, ये चर्चा में क्यों है, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई है, तो ध्यान देना इसकी जो शुरुआत हुई है ये आपके पास में उदयपुर जिले के कोटड़ा ब्लॉक, तो आपको ध्यान रखना है कोटड़ा ब्लॉक। कोटड़ा ब्लॉक आपके पास में कहाँ पर है, उदयपुर के। तो यदि एग्जाम में पूछा जाए धरती आपके पास में धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान की जो शुरुआत है कहाँ से हुई है, तो आपके पास में उदयपुर जिले का जो कोटड़ा ब्लॉक का जो ब्लॉक है वहाँ से इसकी शुरुआत हुई है। और आपके पास में शुरुआत हुई है कहाँ, कौन सी तारीख को हुई है, तो 15 जून 2025 को राजस्थान के जनजाति विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी, जो अपने राजस्थान के जनजाति विकास मंत्री है बाबूलाल जी खराड़ी, उन्होंने इसका प्रारंभ किया है। कब है, 15 जून 2025 को। तो यहाँ से एक प्रश्न बन सकता है कि धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है, तो आपके पास में कोटड़ा ब्लॉक है, और कोटड़ा ब्लॉक कहाँ पर है आपके पास में, उदयपुर के अंदर है, और इसके पास में 15 जून 2025 है, उस तारीख से क्या है शुरुआत है। अगला आपके पास में उद्देश्य, उद्देश्य आपके पास में है इसका कि इसकी शुरुआत क्यों की गई है इस अभियान की, तो जनजाति समुदाय को सशक्त बनाना, जनजाति समुदाय को सशक्त बनाना, उनके जीवन स्तर में सुधार लाना, और सरकारी योजनाओं का क्या है ग्रामीण जनजाति तक लाभ पहुंचाना। तो जो जनजाति समुदाय है उसको सशक्त बनाना, उनके जीवन स्तर में सुधार लाना, और अगला आपके पास में सरकारी योजनाओं का लाभ है ग्रामीण जनजाति तक पहुंचाना। यहाँ से दूसरा और अगला प्रश्न बन सकता है, यहाँ से ये पूछा जा सकता है कि धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान कितने जिलों में चल रही है। आपको जिलों की संख्या याद रखनी है, आंकड़ा आपके पास में 37 जिले। इस योजना में कितने जिले हैं, इंपॉर्टेंट है 37 जिले हैं, और 37 जिलों में ध्यान रखना 207 आपके पास में विकास खंड है, और कुल आपके पास में 6019 क्या है ग्राम पंचायत है, ग्रामों को आपके पास में विकसित करना है। यहाँ से 3 फैक्ट बनते हैं। पहला, धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत कहाँ से हुई, कोटड़ा ब्लॉक कहाँ पर है, उदयपुर के अंदर। कितने जिलों में शामिल है, 37 जिले इसमें शामिल है, जिसके अंदर 207 विकास खंडों के साथ में कुल आपके पास में 6019 ग्राम पंचायतें शामिल है। तो ये 2-3 फैक्ट आपके पास में आपको याद रखने हैं, सीधे की सीधे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला है आपके पास में राजस्थान की पहली पिंक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पीएससी। यदि एग्जाम में पूछा जाए कि राजस्थान की पहली पिंक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या पीएससी कौन सी है, तो आपको ध्यान रखना है खंडिया। खंडिया कहां पर है, झालावाड़ के अंदर। राजस्थान की पहली पिंक पीएससी कौन सी है, तो पहली पिंक पीएससी आपके पास में हो गया खंडिया, और खंडिया कहां पर है, झालावाड़ के अंदर। अब ये आपके पास में 10 अप्रैल 2025 को आपने जो पूर्व मुख्यमंत्री है वसुंधरा राजे, इसने इसका क्या किया है, शुभारंभ किया है। तो एग्जाम यदि पूछा जाए कि राजस्थान की पहली पिंक पीएससी कौन सी है, तो आपके पास में खंडिया झालावाड़ के अंदर है। अगला है आपके पास में राजस्थान ग्रामीण बैंक का गठन। काफी इंपॉर्टेंट है भाई एग्जाम की दृष्टिकोण से, जब आप मान लो आरएसएसआई की या आरपीएससी की तैयारी कर रहे हो, इंपॉर्टेंट फॉर आरपीएससी, क्योंकि आपके पास में जो आरपीएससी है, आरपीएससी में अच्छे लेवल के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आरपीएससी की दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर कथन आधारित प्रश्न यहाँ से अच्छा बन सकता है कि राजस्थान ग्रामीण बैंक का गठन कब हुआ है। तो ये जो आपके पास में क्रियाशील हुआ है, ये आपके पास में 1 मई 2025, डेट इंपॉर्टेंट है इसमें, 1 मई 2025।
1 मई 2025 को राजस्थान ग्रामीण बैंक का क्या किया गया है, गठन किया गया है। अब इसका गठन है कौन से बैंकों को मिलाने के बाद में हुआ है, तो ध्यान रखना इसका जो गठन है, एक तो राजस्थान मरुद्रा ग्रामीण बैंक, नाम लिख रहा हूं मैं, इंपॉर्टेंट है, कथन में आ सकता है भाई, राजस्थान मरुद्रा ग्रामीण बैंक बैंक और दूसरा आपके पास में बड़ौदा, बड़ौदा कौन सा, बड़ौदा राजस्थान, बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। इन दोनों को मिलाकर एक तो आपके पास में राजस्थान का जो मरुद्रा ग्रामीण बैंक है इसको मिलाया, दूसरा आपके पास में बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, इन दोनों को मिलाकर 1 मई 2025 से एक नया बैंक है उसका गठन किया है जिसका नाम है राजस्थान ग्रामीण बैंक। अब आपके पास में इसकी कुल कितनी शाखाएं हैं, एग्जाम में सीधा पूछा जा सकता है कि वर्तमान में इसकी शाखा कितनी है, तो आपको ध्यान रखना है 1593 इसकी शाखा है और इसकी वर्तमान के अध्यक्ष कौन है, पहला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है, मुकेश भारतीय, तो आपको नाम भी याद करना है, मुकेश भारतीय। ठीक है, तो यहाँ से 2-3 प्रश्न अच्छे बन सकते हैं कथन कारण पर आधारित कि राजस्थान ग्रामीण बैंक गठन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन आपके पास में असत्य है। तो ध्यान रखना ये 1 मई 2025 से क्रियाशील है और ये आपके पास में राजस्थान मरुद्रा ग्रामीण बैंक और बैंक बड़ौदा, तो बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, इन दोनों को मिलाकर आपके पास में गठन किया गया है और इसकी वर्तमान में 1593 टोटल शाखाएं हैं और इसका जो अध्यक्ष बनाया गया है ये मुकेश भारतीय को बनाया गया है। तो एग्जाम की दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है। अगला आपके पास में है, अगला आपके पास में है राजस्थान का पहला साइबर सपोर्ट सेंटर, राजस्थान का पहला साइबर सपोर्ट सेंटर कहां पर बनाया गया है, तो ध्यान रखना 24 मई 2025, 24 मई 2025 जयपुर पुलिस कमिश्नरेट है आपके पास में, जयपुर पुलिस कमिश्नरेट है, वहां पर आपके पास में क्या बनाया गया है, पहला साइबर सपोर्ट सेंटर बनाया गया है और इसका जो उद्देश्य है साइबर अपराध पीड़ित है, जो भी साइबर अपराध हो रहे हैं उनसे जो पीड़ित है, उनमें जो चपेट में आ रहे हैं उनको आपके पास में सहायता करनी। तो आपके पास में पहला साइबर सपोर्ट सेंटर कहां पर बनाया गया है, जयपुर पुलिस कमिश्नरेट के अंदर बनाया गया है। अगला है आपके पास में मराठा सैन्य परिदृश्य, काफी इंपॉर्टेंट है, यदि एग्जाम में पूछा जाए कि मराठा सैन्य परिदृश्य है जो आपके पास में भारत के अंदर है ये चर्चा में क्यों है, तो चर्चा में क्यों है इसका क्या कारण है, तो ध्यान रखना मराठा सैन्य परिदृश्य यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में क्या हो गया, शामिल हो गया है। तो मराठा जो आपके पास में सैन्य परिदृश्य है, मराठा सैन्य परिदृश्य, ये आपके पास में यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में क्या हुआ है, शामिल हुआ है। तो चर्चा में क्यों है, कारण समझ में आया कि जो यूनेस्को विश्व धरोहर सूची है उसमें शामिल हुआ है मराठा सैन्य परिदृश्य। अब ये भारत का कौन सा है, तो ध्यान रखना 44वां, भारत का शामिल होने वाला 44वां आपके पास में स्थल है मराठा सैन्य परिदृश्य और ये आपके पास में है। तो इससे संबंधित आपको है जो पढ़ना है, इसके मान लो अलावा आपको छत्रपति शिवाजी के बारे में यहाँ से पढ़ के जाना, पहले ही बता दूं शिवाजी के बारे में मान लो आपके पास में इंडिया हिस्ट्री शामिल है किसी भी एग्जाम में, तो यहाँ से शिवाजी के बारे में और शिवाजी की जो वास्तुकला है उसके बारे में प्रश्न बनने की पूरी संभावना है यहाँ से। तो एक्स्ट्रा और आपको पढ़ना है शिवाजी के बारे में। यदि सीधा पूछा जाए कि मराठा सैन्य परिदृश्य क्यों चर्चा में है, तो ये आपके पास में चर्चा में इसलिए है यूनेस्को जो विश्व धरोहर सूची है उसमें हाल फिलहाल में शामिल हुआ है मराठा सैन्य परिदृश्य और ये आपके पास में भारत का 44वां स्थल बन चुका है जो आपके पास में धरोहर सूची में शामिल हुआ है। ठीक है, अगला आपके पास में है उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ त्यागपत्र, काफी इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल, आपके पॉलिटी के प्रश्न बनते हैं वहां से पूरी की पूरी संभावना है। आपके पास में जो राजनीतिक विज्ञान है, पॉलिटिकल साइंस है,
उसमें पूछा जा सकता है। तो आपको ध्यान रखना है जो आपके पास में चर्चा में क्यों है कि आपके पास में जो श्री जगदीप धनखड़ है, जगदीप धनखड़ ने 21 जुलाई 2025 को उपराष्ट्रपति पद से अपना त्याग पत्र है कौन से अनुच्छेद के तहत दिया है। तो आपको ध्यान रखना है अनुच्छेद 67A के तहत है। एग्जाम की दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट ये अनुच्छेद 67A के तहत जो आपके पास में अपने राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू, उनको क्या है सौंपा है, अपना त्याग पत्र है राष्ट्रपति को सौंपा है। और राष्ट्रपति ने आपके पास में 22 जुलाई को 21 को सौंपा है और 22 जुलाई को क्या कर लिया है, स्वीकार कर लिया है। आपको ध्यान रखना है एक पहला कब दिया है, 21 जुलाई 2000 आपके पास में 25 को, और कौन सी अनुच्छेद के तहत दिया है, तो 67A के तहत दिया है। और आपके पास में उपराष्ट्रपति किसको त्याग पत्र सौंपेगा, तो राष्ट्रपति को त्याग पत्र सौंपेगा। और राष्ट्रपति ने स्वीकार किया है 22 जुलाई को, 21 को दिया है और 22 जुलाई को स्वीकार कर लिया है। अब आपके पास में जो जगदीप धनखड़ है आपके पास में, उनका जो कार्यकाल है वो कार्यकाल पूरा नहीं हुआ, उससे पहले ही उसने क्या पाया, त्याग पत्र दिया है। तो आपके पास में राष्ट्रपति धनखड़ है, कार्यकाल पूरा होने से पहले त्याग पत्र देने वाले तीसरे उपराष्ट्रपति बन गए हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, तीसरे। जो कार्यकाल पूरा होने से पहले आपके पास में त्याग पत्र दिया है, तो उनका जो क्रम है आपको ध्यान रखना है कि तीसरे उपराष्ट्रपति है जिनका कार्यकाल पूरा होने से पहले उन्होंने त्याग पत्र दिया है। इससे पहले ऐसे कौन से उपराष्ट्रपति है, तो पहला आपको नाम याद रखना है वीवी गिरी। एक तो वीवी गिरी है, इन्होंने अपना त्याग पत्र दिया है। दूसरा आपके पास में है आर वेंकटरमन, ठीक है। तो आपके पास में जगदीप धनखड़ से पहले एक तो वीवी गिरी है, इन्होंने अपना त्याग पत्र दिया है, और एक आपके पास में आर वेंकटरमन है, इन्होंने आपके पास में त्याग पत्र दिया है। एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरे नंबर के हैं जगदीप धनखड़, उनसे पहले आपके पास में वीवी गिरी और आर वेंकटरमन ने क्या किया है, त्याग पत्र दिया है। और अब आपका काम है कि उपराष्ट्रपति, यदि आप ढंग के लेवल आरपीसी या एसआई या आरएएस या फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड पेपर दे रहे हो, तो यहाँ से उपराष्ट्रपति पूरा पढ़ के जाना। उपराष्ट्र की कौन सी शक्तियां हैं, या इसकी राज्यपाल का जो आपके पास में सभापति है, जो राज्यसभा का वो होता है, वो त्याग पत्र किसको देता है, इस संबंध में पूरी जानकारी आपको पढ़ के जानी है। तो आपका काम रहेगा कि इसके संबंध में और क्या पढ़े, तो उपराष्ट्रपति आपको पूरा पढ़ के जाना है। इसके बाद में है जो आपके जगदीप धनखड़ है, इन्होंने त्याग पत्र देने के बाद में आपके पास में इनका जो है उप सभापति, जो उप सभापति है जो राज्यसभा का, वो वर्तमान में क्या कर रहे हैं, हरिवंश है, उप सभापति का नाम है हरिवंश, वो वर्तमान में राज्यसभा है उसको संभाल रहे हैं। सभापति ने त्याग पत्र दे दिया है, तो उप सभापति आपके पास में कार्य कर रहे हैं, और उप सभापति का नाम है हरिवंश, ठीक है। और अगला इनका जो कार्यकाल है, मान लो पूछा जाए कि इनका कार्यकाल कब पूरा होना था, आपका कार्यकाल पूरा होना था 10 अगस्त 2027 को। 10 अगस्त 2027 से इनका कार्यकाल पूरा होना था, लेकिन उन्होंने अपने कार्यकाल से पहले ही त्याग पत्र दे दिए। और त्याग पत्र देने वाले ये आपके पास में तीसरे आपके पास में उपराष्ट्रपति है। इनसे पहले आर वेंकटरमन और वीवी गिरी ने त्याग पत्र दिया है। कौन से अनुच्छेद है, तो अनुच्छेद आपके पास में 67 आपके पास में 67A है, उसके तहत उन्होंने त्याग पत्र दिया है। एग्जाम की दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है। पॉलिटिकल साइंस में यहाँ से आपके पास में कथन आधारित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगला है आपके पास में राष्ट्रीय खेल नीति 2025। यदि पूछा जाए राष्ट्रीय खेल नीति चर्चा में क्यों है, चर्चा में क्यों है, तो ध्यान रखना केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1 जुलाई 2025, 1 जुलाई आपको डेट याद रखनी है, 1 जुलाई 2025, 1 जुलाई 2025 को राष्ट्रीय खेल नीति 2025 को स्वीकृति प्रदान की है। तो आपको डेट याद रखनी 1 जुलाई 2025, 1 जुलाई 2025 को राष्ट्रीय खेल नीति है उसको स्वीकृति दी है। और ये जो राष्ट्रीय खेल नीति है, ये कौन सी नीति का आपके पास में स्थान लेगी, तो ध्यान रखना 2001,
इससे पहले आपके पास में 2001 में राष्ट्रीय खेल नीति बनी थी। अब वर्तमान में कब बनी है तो आपको डेट याद रखनी है, डेट इंपॉर्टेंट है आपके पास में 1 जुलाई 2025। 1 जुलाई 2025 को वर्तमान में नई खेल नीति लागू हुई है और ये तो आपके पास में 2001 जो खेल नीति है उसका स्थान लेगी। अब आपके पास में इसका उद्देश्य क्या है, ये क्यों लागू की? भाई 2001 वाली 2025 में लागू की है तो इसका क्या कारण है? तो ध्यान रखना, भारत को वैश्विक खेल महाशक्ति के रूप में स्थापित करना, और जो अगला ओलंपिक होगा 28 वाला नहीं, 2036 का, 2036 का जो ओलंपिक होगा उस ओलंपिक के लिए आपके पास में क्या करना है, भारत को तैयार करना है। तो वर्तमान में जो खेल नीति है ये आपके पास में 1 जुलाई 2025 को लागू हुई है। अगला है आपके पास में विमेन टूरिज्म मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड। यदि पूछा जाए विमेन टूरिज्म मिनिस्टर ऑफ ईयर अवार्ड किसे मिला है तो किसके द्वारा दिया गया है, पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आपके पास में पैसिफिक एशिया ट्रेवल राइटर्स एसोसिएशन है उसने दिया है। किसको मिला है तो ध्यान रखना, अपने जो उप मुख्यमंत्री है और जो पर्यटन मंत्री है दिया कुमारी, तो दिया कुमारी को आपके पास में दिया गया है, अपने जो उप मुख्यमंत्री है और पर्यटन जो मंत्री है उसको दिया गया है विमेन टूरिज्म मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड। किसको मिला है तो दिया कुमारी को मिला है। अगला आपके पास में है नारी शक्ति अवार्ड 2025। काफी इंपॉर्टेंट है भाई एग्जाम की दृष्टिकोण से। तो नारी शक्ति अवार्ड है ये आपके पास में डॉक्टर मंजू बागमार, डॉक्टर मंजू बागमार, बागमार, ठीक है, बागमार, डॉक्टर मंजू बागमार है, इसको दिया गया है नारी शक्ति अवार्ड। सीधा एग्जाम में पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से किसी नारी शक्ति अवार्ड 2025 दिया गया है तो डॉक्टर मंजू बागमार को दिया गया है। क्यों दिया गया है तो ध्यान रखना, शिक्षा के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए दिया गया है। शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा कार्य करने के कारण डॉक्टर मंजू बागमार को नारी शक्ति अवार्ड दिया गया है। अगला आपके पास में है अक्षय ऊर्जा अप्रैल 2025। काफी इंपॉर्टेंट है भाई, एग्जाम की दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है। यदि अक्षय ऊर्जा की बात की जाए, मैं अप्रैल 2025 तक की बात कर रहा हूं, उसके बाद की बात अभी तक नहीं कर रहा हूं, अप्रैल 2025 तक की बात कर रहा हूं। तो राजस्थान की जो क्षमता है कितनी है तो ध्यान रखना 34,136, तो 34,136 मेगावाट। आपको ये आंकड़ा याद रखना भाई, मेगावाट। यदि पूछा जाए कि अक्षय ऊर्जा अप्रैल 2024 तक राजस्थान की क्षमता कितनी है, ध्यान रखना है आपके पास में 34,136 मेगावाट। और आपके पास में देश में प्रथम स्थान है भाई। इंपोर्टेंट इसलिए है, इंपोर्टेंट होने का कारण क्यों है, क्योंकि देश में प्रथम स्थान हासिल किया है अप्रैल 2025 ने राजस्थान ने अक्षय ऊर्जा के अंदर। तो ध्यान रखना राजस्थान का पहला स्थान है अक्षय ऊर्जा के अंदर। अगला आपके पास में वर्ष 2030 तक कितना आपके पास में टारगेट रखा गया है। टारगेट भी इंपॉर्टेंट है। 2030 तक राजस्थान का टारगेट है 125 गीगावाट गीगावाट। आपके पास में यहां से कितने प्रश्न बनते हैं? पहला कि अक्षय ऊर्जा अप्रैल 2025 तक राजस्थान की क्षमता कितनी है, तो आपके पास में 34,136 मेगावाट। और देश में प्रथम स्थान है, दूसरा आपके पास में फैक्ट है। और तीसरा है 2030 तक राजस्थान का टारगेट कितना है, तो 125 गीगावाट। ये तीनों फैक्ट, ये आंकड़ा और ये आंकड़ा बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टिकोण से। यहां तक देखो। अगला आपके पास में है, अगला आपके पास में पोटाश खनिज नीति। अगला है पोटाश खनन नीलामी 2025। ये चर्चा में क्यों भाई, इसका कारण देखो चर्चा में क्यों है। तो भारत सरकार द्वारा 28 मई 2025, 28 मई 2025 को पहली बार बीकानेर और हनुमानगढ़, तो आपको नाम याद रखना है, बीकानेर, बीकानेर प्लस हनुमानगढ़,
बीकानेर और हनुमानगढ़ है उसमें पोटास खनन की क्या की गई है, नीलामी की है। तो इसकी नीलामी की है। जिलों का नाम याद रखना, एक तो बीकानेर और दूसरा आपके पास में हनुमानगढ़। अब आपके पास में है इसका जो है नीलामी कौन किसने की है, तो एक आपके पास में ऑयल इंडिया लिमिटेड है, ये काम कर रहा है। ये हनुमानगढ़ के अंदर जोरकियान, सतीपुरा, हुंजा एकीकृत पोटास और हैलाइट ब्लॉक इसमें काम कर रहा है। और हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड है, ये झंडावाली, सतीपुरा पोटास और हेडलाइट जो ब्लॉक है वहाँ पर कार्य कर रहा है। इसके साथ लखासर और भरूसरी है, ये भी पोटास से संबंधित क्षेत्र है। तो ये थोड़े बहुत नाम भी याद रख लेना आपके पास में, और जिलों के नाम तो आपको याद रखने हैं, बीकानेर और हनुमानगढ़। अगला आपके पास में वंदे गंगा जल संरक्षण जल अभियान 2025। तो जो वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान है, ये आपके पास में जो चर्चा में क्यों है, तो ध्यान रखना 5 से लेकर 20 जून तक, वर्तमान में आपके पास में 5 से लेकर 20 जून तक आपके पास में ये अभियान चलाया गया है, वंदे गंगा जल संरक्षण जल अभियान। और इसका जो विश्व पर्यावरण दिवस है, इसकी इस बार की जो थीम थी वो थी प्लास्टिक प्रदूषण को क्या करना, समाप्त करना। और इसकी शुरुआत है माननीय जो राजस्थान में माननीय मुख्यमंत्री है भजन लाल जी शर्मा, इन्होंने की है। और इसमें आपके पास में केशव राय पाटन बूंदी, सुजान गंगा भरतपुर, गंगा मंदिर भरतपुर और जमरावगढ़ जयपुर है, वहां से इन्होंने अलग अलग कार्यक्रम है शुरू करके इसकी शुरुआत की है। अगला है आपके पास में पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट। यदि पूछा जाए कि पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट चर्चा में क्यों है, इसमें चर्चा में इसलिए है क्योंकि आपके पास में जो सुखपुरा है, सुखपुरा, ये सुखपुरा कहाँ पर है, रावत भाटा के अंदर, रावत भाटा, वहां पर आपके पास में 2560 मेगावाट 2560 मेगावाट के आपके पास में पंप प्रोजेक्ट की क्या है, मंजूरी दी है। तो पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट है, ये आपके पास में सुखपुरा रावत बाटा में है, जिसमें 2560 मेगावाट की क्या है, स्टोरेज की आपके पास में प्रोजेक्ट की स्वीकृति मिली है। और ये आपके पास में जो माला देवी है, माला देवी जो सिंचाई परियोजना है, उससे इसको क्या मिलेगा, पानी मिलेगा। तो आपके पास में सुखपुरा रावत भाटा है, इसमें 2560 मेगावाट के पंप प्रोजेक्ट की क्या मिली है, स्वीकृति मिली है। और इसको जो सिंचाई है माला देवी सिंचाई परियोजना से क्या मिलेगा, पानी मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपने चर्चा की है और सभी को धन्यवाद। अगली क्लास अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे।